एएस को कैसे डायग्नोस करें? एएस के पेशेंट को वीकनेस और थकावट क्यों रहती है? महिलाओं में जल्दी डायग्नोस क्यों नहीं होता है? क्या एमआरआई बेस्ट टेक्निक है इसको डायग्नोस करने की? क्या HLA-B27 पॉजिटिव होने पर एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है? इन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। यह वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ ओके में। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को डायग्नोस करना काफ़ी चैलेंजिंग रहता है क्योंकि कुछ पेशेंट में देर से डायग्नोस होने के कारण उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। यह टॉपिक काफ़ी कन्फ्यूजन वाला रहा है क्योंकि कुछ पेशेंट का HLA-B27 नेगेटिव है लेकिन उनको एएस के सिम्टम्स मिलते हैं, तो क्या उनको यह बीमारी हो सकती है? उनका एमआरआई कराने पर सैक्रोइलेग में इन्फ्लामेशन आता है तो उनको एएस हो सकता है। इसको डायग्नोस करने के लिए HLA-B27 से बेटर एमआरआई सही टेक्निक है? ऐसे कई सवाल पेशेंट के दिमाग में चलते रहते हैं कि उनको एएस है या कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है। एएस को कैसे डायग्नोस करें? इसको डायग्नोस करने के लिए किसी भी डॉक्टर को पहले आपके जॉइंट्स, मसल्स, टेंडन, लिगामेंट और कनेक्टिव टिश्यू को प्रभावित करने वाले कारणों को जानना होगा। उनका एग्जामिनेशन ठीक से करना पड़ेगा। पेशेंट की कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन, पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री और एएस की फैमिली हिस्ट्री के साथ ब्लड टेस्ट से हम इसको काफ़ी हद तक डायग्नोस कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट के कहाँ इन्फ्लामेशन है देखा जाता है। डॉक्टर स्पाइन, पेल्विक बोन, सैक्रोइलेग जॉइंट, चेस्ट और एंकल में दर्द और फ्लेक्सिबिलिटी की जांच करते हैं। एग्जामिनेशन के दौरान आपका डॉक्टर सभी दिशाओं में रीढ़ की हड्डी की मोबिलिटी में और रिब्स के फैलाव में किसी भी रुकावट की जांच कर सकते हैं। एएस डायग्नोस करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसकी शुरुआत आमतौर पर 45 साल से कम एज में होती है। दर्द 3 महीने से अधिक समय तक बना रहता है। बैक पेन और स्टिफनेस समय के साथ बढ़ती जाती है, खासकर रात और सुबह के समय ज़्यादा होती है। बैक पेन और स्टिफनेस में फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करने से आराम मिलता है। बात करते हैं एएस के पेशेंट को वीकनेस और थकावट क्यों रहती है। एएस के कारण होने वाली सूजन से थकान डिफरेंट लेवल की हो सकती है। सूजन को कम करने के लिए बॉडी को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है जिससे थकान होती है। इसके अलावा थोड़े बहुत एनीमिया के लक्षण मिल सकते हैं जो स्वेलिंग के कारण हो सकते हैं जिससे बॉडी में टायर्डनेस रहती है। महिलाओं में जल्दी डायग्नोस क्यों नहीं होता है? महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा मिलता है क्योंकि एएस से पीड़ित कुछ महिलाओं से सुना है कि उनके लक्षण पीठ के निचले हिस्से यानी सैक्रोइलेग जॉइंट के बजाय गर्दन में शुरू होते हैं, इसलिए महिलाओं में डायग्नोस करना थोड़ा कठिन रहता है। बात करते हैं एमआरआई या एक्सरे बेस्ट मेथड है इसको डायग्नोस करने का। कुछ एएस पेशेंट को स्पाइन में कोई दिक्कत नहीं होती, इसके अलावा उनको नी या एंकल जॉइंट में पेन या स्वेलिंग रहती है। कुछ लोगों में केवल यूवेटिस के सिम्टम्स मिलते हैं। कुछ लोगों को पेट से संबंधित बीमारी रहती है जैसे क्रोन डिजीज, IBS। इन कंडीशन में हम एमआरआई या एक्सरे कराना जरूरी नहीं समझते हैं। कुछ डॉक्टर अभी भी सैक्रोलाइटिस के डिफॉर्मिटी को देखने के लिए एक्सरे पर भरोसा करते हैं। जो सैक्रोलिक जॉइंट की सूजन है उसका पता लगाने के लिए एक्सरे का उपयोग करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि SI जॉइंट में चेंजेस दिखने में या बीमारी बढ़ने में 7 से 10 साल लग सकते हैं। हालांकि एमआरआई अन्य इमेजिंग टूल की तुलना में सैक्रोलाइटिस का पहले पता लगा सकता है। एमआरआई कराने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है जिसे काफ़ी पेशेंट एफर्ट नहीं कर पाते। हम शुरुआत में या अर्ली सैक्रोलिटिक डिजनरेशन में नहीं कह सकते कि एएस है क्योंकि आपको दोबारा एमआरआई कराने की ज़रूरत हो सकती है। HLA-B27 पॉजिटिव होने पर एएस हो सकता है। HLA-B27 एक कॉमन जीन है जो यूरोपियन कंट्री की पॉपुलेशन में 8% में पाया जाता है। इस जीन के साथ पैदा हुए 2% से अधिक लोगों में एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि HLA-B27 टेस्ट एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। इसके अलावा एएस और HLA-B27 के बीच रिलेशन डिफरेंट पॉपुलेशन और डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन पर डिपेंड रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यूरोपियन कंट्री में 95% से अधिक लोग जिनका एएस के लिए टेस्ट HLA-B27 पॉजिटिव रहा है। हालांकि मेडिटेरियन देशों के लोग 80% एएस पेशेंट और 50% अफ्रीकी और अमेरिकी पेशेंट में HLA-B27 पॉजिटिव है। क्योंकि एएस के लिए एक भी ब्लड टेस्ट नहीं है, केवल ESR और CRP की मदद से हम इन्फ्लामेशन को पता कर सकते हैं। हालांकि यह इन्फ्लामेशन का बढ़ा हुआ स्तर सभी एएस पेशेंट में मौजूद नहीं है।
और अगर होते हैं तो ये एनीमिया, इन्फेक्शन और कैंसर जैसे अन्य कारणों से हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह अनुमान लगाया गया है कि एएस से पीड़ित 70% से कम लोगों में ईएसआर लेवल बड़ा होता है। ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।